हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 22 मई के करंट अफेयर। और आप लोगों ने कहा कि स्टैटिक जीके के जो 10 प्रश्न मैं प्रतिदिन करवा रहा था, बीच में एक दो दिन वो डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो आप लोगों की मांग पर उसे दोबारा से वापस लाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्विज नंबर 21 का सही आंसर क्या था। मैंने प्रश्न ये पूछा था कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, और इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन ए है, यानी कि नान्यदेव। और यहाँ पर जो सबसे अच्छा आंसर लगा, हालांकि बहुत सारे आंसर बहुत ही अच्छे रहे, लेकिन ये आंसर मुझे कुछ विशेष लगा क्योंकि यहाँ पर हर जानकारी को बहुत ही डिटेल में लिखा गया है। कर्नाट वंश या सिमराव वंश या देव राजवंश का उदय ये 1097 में मिथिला में हुआ था। इसकी राजधानी थी बारा जिले के सिमरौनगढ़ में। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था और उसका पुत्र गंगदेव एक योग्य शासक बना। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो एसवीएम स्टडी क्लासेस का ये जो आंसर रहा काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने कर्नाट वंश के प्रमुख शासकों के नाम भी यहाँ पर बताए हैं, तो काफ़ी अच्छा। और इसी के साथ जो आज का प्रश्न होगा वो मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। अब हम लोग करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 10 प्रश्न, और ये वो प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो बताइए कि किस राज्य में सेक्रेनई नामक त्यौहार को मनाया जाता है। त्यौहार का नाम क्या है? सेक्रेनई। और ये मनाया जाता है कहाँ पर? देखिए, जो आंसर आपको आ रहा होगा डेफिनेटली एक बार में ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर है नागालैंड के अंगामी नागा समूह के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो सेक्रेनई नामक जो त्यौहार है, महोत्सव है, ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। और वहाँ एक नागा समूह है जिसका नाम है अंगामी, के द्वारा इसे जो है मनाया जाता है। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको आप जीडीपी कहते हैं, जीडीपी से मूल्य ह्रास को घटा दें तो हमें जो समस्त आय की प्राप्ति होगी उसके माप को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो है, अगर इकोनॉमिकल नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ा सा हल्का है तो कठिन लगेगा, लेकिन प्रश्न बहुत आसान है। देखिए, जीडीपी से जब मूल्य ह्रास को आप घटा देते हैं तो जो प्राप्ति आपको होती है समस्त आय की, उसे कहते हैं निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है, तो उसे क्या कहते हैं? यह बायोलॉजिकल टर्म में पूछा गया प्रश्न है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को, एक स्पीसीज को लाभ प्राप्त होता है लेकिन दूसरे को ऐसे कहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे कहते हैं सहभोजिता। ठीक है, कमेंसलिज्म इसको कहेंगे, कमेंसलिज्म। और अगर पारस्परण की बात होगी तो पारस्परण का मतलब इससे अलग होता है। पारस्परण में दोनों जातियों को एक दूसरे को लाभ पहुंचाना होता है। ठीक है, तो परस्पर जो होता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है सहभोजिता में, कि एक जाति दूसरी जाति के ऊपर निर्भर रहती है लेकिन दूसरी जाति को कोई फर्क नहीं पड़ता, और पहली जाति का जो पालन पोषण है वो भी होता रहता है। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? प्रश्न आसान है, सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने जो 30% टैक्स को बढ़ाया था, उसी के विरोध में यह जो आंदोलन था शुरू हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं के द्वारा दी गई थी, याद रखना। महान हिमालय का मूल भाग किससे बना है? बता सकते हैं जो उसका मूल भाग है वो किससे बना है? तो दोस्तों, ये बना है ग्रेनाइट से। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय या महान हिमालय कहते हैं, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? याद है आपको? तो दोस्तों, ये है 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नदी के किनारे पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित हुआ था। तो 1651 में हुआ था, ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुआ था, हुगली नदी के किनारे हुआ था बंगाल में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं, भारत इसमें 2021 और 2022 के लिए एक सदस्य है। 2021 में भी 1 महीने यह यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा भारत, और 2022 में भी 1 महीने यूएनएससी का अध्यक्ष रहेगा भारत। तो कुल मिला के इसमें जो कितने गैर अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, तो आपको बता दें कुल जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर 15 होती है, जिसमें 10 जो होते हैं ये गैर अस्थायी होते हैं
और 5 जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं। ठीक है, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, 5 अस्थाई, 10 अस्थाई। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। किस देश ने 2019 में भारतीय पीएम को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन प्रदान किया था? इसको निशान इजुद्दीन के नाम से भी आप लोग जान रहे होंगे इन शॉर्ट। और ये जो पुरस्कार था किस देश ने दिया था भारतीय पीएम को? तो सही आंसर है इसका मालदीव। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ का मतलब होता है जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। तो ये सबसे व्यापक रूप में भारत में कहाँ पर प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये जो है इंडो गांगे मैदान में प्राप्त होती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जिसमें पोटास की बहुलता होती है। अकबर के सुलह कुल के विचार का क्या अर्थ है? अकबर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने हमेशा शांति के बारे में बात की है और सुलह कुल का जो उद्देश्य था वो भी सबके बीच एक शांति की स्थापना करना ही था। तो यहाँ पर सार्वभौमिक शांति इसका उद्देश्य था। एक बात और याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सुलह कुल की जो विचारधारा थी वो अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ की दी हुई थी। तो एक बात और याद रखना कि अकबर जो था वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन बाद में चलकर उसकी शिक्षा भी हुई थी। एकदम से अनपढ़ आप उसे नहीं कह सकते। ठीक है, और अब बारी है रिवीजन की। तो कल के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। निश्चित रूप से इसमें चीन का ही हाथ होगा, आप जान रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा ये की है कि अगर कोई कोविड से मरता है तो उसको 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। और ये भी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मरता है जो कि पालन पोषण करता था परिवार का, तो ऐसे परिवार को 2,500 रुपये की पेंशन भी प्रदान की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर डेफिनेटली आप भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे फिलहाल, अब ये बंद भी होने वाला है। तो इसका लास्ट वर्जन था इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और ये 15 जून 2022 से बंद हो जाएगा। हाल ही में किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन हो गया? तो ये थे राजस्थान के। और हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली है पिनरई विजयन ने। ठीक है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर हैं अर्जुन भल्लर। और हाल ही में तिब्बत की निर्वासित सरकार का अध्यक्ष चुना गया है पेनपा तसेरिंग को। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा, दूसरा बना है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अब इसे महामारी घोषित करने की तैयारी चल रही है, जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को डेवलप कर रही है? तो ये है रिलायंस जियो, जिसकी वजह से जो जियो के ग्राहक होंगे उनको इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी मिलने लगेगी। और SBIRS जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा। हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया था बिहार के द्वारा। और हिट कोविड ऐप का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं उनकी मदद करना, डॉक्टरी सहायता को उन तक पहुंचाना और उनकी जो मॉनिटरिंग करना, ये है हिट कोविड ऐप का उद्देश्य। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करें। अगर कोई दोस्त भी है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसे चैनल के बारे में बताएं और उनसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, आपकी दया होगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को कितने वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? अब एक सवाल मैं यहाँ पर करूँगा आपसे और इसका आंसर कल के वीडियो में सबसे पहले मैं दूंगा, मतलब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। आपको बताना है, देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ये जो INS लिखा जाता है इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। तो फिलहाल भारतीय नौसेना का जो पहला विध्वंसक पोत था INS राजपूत, वो कितने वर्षों की सेवा के बाद 20 मई 2021 को रिटायर हो गया। तो इसने 41 साल तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवा दी। तो 20 मई 2021 को INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया। कासिन श्रेणी के पोत का निर्माण यहाँ पर रूस के द्वारा किया गया था, तब ये सोवियत संघ था। और 4 मई 1980 को नौसेना में इसे शामिल किया गया था। मूल रूप से ये जो रूसी पोत था उसका नाम नादे जनी था। इसका अर्थ होता है उम्मीद, होप। और यह
एंटी सबमरीन और एंटी एयरक्राफ्ट हमले में भी सक्षम था। हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया। बहुत ही सम्मान से मैं इनको देखता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पर्यावरण के लिए। चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। आपको ये बताना है कि चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कब स्टार्ट किया था। तो सही आंसर देखो यहाँ पर कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 70, 71, 72, 73, लेकिन मोस्टली जो इसका आंसर होता है वो 73 होगा। यूपीपीएससी भी 1973 ही सही मानता है, तो ये याद रखना आप, ठीक है। और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने दुनिया को पर्यावरण के लिए एक नई राह दिखाई। अब एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। मज़ेदार इसलिए हुआ क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सम्मान को भी अपनी शर्तों पर लेते हैं। 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था। 21 मई 2021 को इनका निधन हुआ। अब जो बात है वो ये है कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुमूल्य काम करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को वर्ष 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, किंतु उन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि जब तक पेड़ कटते रहेंगे तब तक मैं इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी। और 9 जनवरी 1927 को सिलियारा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, चाय तो आपको भी बहुत पसंद होगी। बताना आपको ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होती है ये कब होती है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होगा, 21 मई। सोशल मीडिया पर भी इसका काफ़ी प्रचार प्रसार होता है। 21 मई। पहले इसे ना 15 दिसंबर को मनाया जाता था, ये भी याद रखना आप। 15 दिसंबर को पहले मनाया जाता था, फिर यूनाइटेड नेशन ने भारत के कहने पर इसको जो है कर दिया 21 मई। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि चीन के फुजियान शहर के वुइसन में एक चाय उगाई जाती है। उसका नाम है डॉक्टर हांग पाओ टी। डॉक्टर हांग पाओ टी, ठीक है। और दुनिया की यह सबसे महंगी चाय है। यह लगभग 8.5 करोड़ रुपए प्रति किलो है। यह माना जाता है कि इसे पीने से सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। अगर आप सवाल करोगे कि सर कोरोना भी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चाय 8.5 करोड़ रुपए प्रति किलो है। और आपसे यही कहूँगा कि इतने पैसे कमाना, इतनी सफलता हासिल करो कि ये चाय जरूर पी लेना, ठीक है। चलो, चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। चाय में दूध मिलाकर नहीं, ब्लैक टी काफ़ी फायदेमंद होती है। कुछ चाय तो बॉडी के लिए डिटॉक्स का भी काम करती हैं। हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और वजन को कम करने वाली डाइट का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि चाय पीने के बाद भूख थोड़ी सी आपकी देर में लगती है। और दोस्तों, करंट अफेयर का जो पीडीएफ है अप्रैल महीने का, इसी के साथ साथ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको जो है आज भी 19 रुपये में ही उपलब्ध करवाई जा रही है। इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको एक पेटीएम नंबर मिलेगा। मात्र 19 रुपये आप वहाँ पर पे करेंगे और आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। कुछ कारणों से वेबसाइट अभी जो है काम नहीं कर रही है, और तो ये विधि आप यूज करिए पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया, ये बताना है आपको। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कब? 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को ही होता है। 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करना है। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा था कि अगर दुनिया में मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। उसका कारण यह है कि दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33%, मतलब 1/3, ये मधुमक्खियों पर ही डिपेंड है। और वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 की थीम है बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, ये है इसकी थीम, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके पहले ये भी बता दूं कि खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है। खाद्य और कृषि संगठन, जिसको आप FAO कहते हो, तो इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंगियो, और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में, और स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है?
तो हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कहा है कि वो फिर से विधान परिषद का गठन करेगा लगभग 50 साल के बाद। आज़ादी के बाद 1952 में बंगाल में विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी। इसमें 51 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा का गठन 5 जून 1952 को किया गया था। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 240 थी विधानसभा में, ठीक है। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मनोनीत सदस्य शामिल थे। इसके बाद 21 मार्च 1969 में बंगाल से विधान परिषद को खत्म कर दिया गया। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 मई को कैबिनेट की बैठक में विधान परिषद बनाने के चुनावी वादे को मंजूरी दे दी है। इसे अब राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद विधानसभा से पारित कराकर राज्य सरकार यह प्रस्ताव संसद की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी। ऐसे में अगर केंद्र की मोदी सरकार इसे मंजूरी नहीं देती है तो बंगाल की ममता सरकार के साथ टकराव भी हो सकता है। अक्सर ये आपने देखा भी है, ये पॉलिटिकल बातें हैं। खैर, हाल ही में किसे मिलेनियम तकनीकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मिलेनियम तकनीकी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेयरमैन को, यानी कि सही जवाब आंसर सी होगा। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के ब्रितानी रसायनज्ञ शंकर बालासुब्रमण्यम और उनके दोस्त डेविड क्लेयरमैन को डीएनए का अध्ययन त्वरित यानी कि तेज गति से सटीक और किफ़ायती बनाने में मदद करने वाली क्रांतिकारी तकनीकी विकसित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर 2004 से यह पुरस्कार दे रही है। 2004 में सर टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। टिम बर्नर्स ली जी अब इस दुनिया में नहीं है। विश्व मेट्रोलॉजी यानी कि माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये भी मनाया गया था 20 मई को ही। सही आंसर ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स अब बारी है क्विज नंबर 22 की। प्रश्न आपसे ये होगा कि चीनी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन मतलब चाइनीज नहीं, चीनी शुगर, ठीक है। तो चीनी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर करेंगे। और देखिए, सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप सिंपली स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखिए और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस लेक्चर की PDF तो टेलीग्राम पर आइए। और साथ ही साथ ये जो एंड्रॉयड ऐप है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई कमी दिखती है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सबसे अच्छा करंट अफेयर प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको लगता है कुछ भी सुधार आपको समझ में आता है कि ये सुधार होना चाहिए, आप मुझे बताइए। मैं बिल्कुल उसी तर्ज पर, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको करंट दूंगा। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। मैं छोटे से छोटे प्रश्न को यहाँ पर कवर करता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं होगा करंट अफेयर में जो कि अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो वो एग्जाम में छूट जाए। कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ कवर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।